Assalamu alaikum class. Today we will talk about Voland effect and what is Voland effect. इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले पॉपुलेशन सब डिवीजन का पता होना ज़रूरी है. पॉपुलेशन सब डिवीजन क्या होती है कि बाज़ औक़ात पॉपुलेशन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ऑन डिफरेंट आइलैंड्स. उनकी मतलब सब डिवीजन्स होती हैं. जैसे कि एक कॉन्टिनेंट के बहुत से आइलैंड हैं तो पॉपुलेशन जो है मतलब आइलैंड में सेपरेटेड होगी, डिवाइडेड होगी. इसे हम पॉपुलेशन सब डिवीजन कहेंगे. अब पॉपुलेशन सब डिवीजन जेनेटिक्स में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो पॉपुलेशन की छोटी छोटी सी आप कह सकते हैं डिवीजन्स बन जाती हैं. हर आइलैंड में पाई जाने वाली जो पॉपुलेशन की सब डिवीजन है उसकी अपनी एक ख़ास जीनोटाइप और अपनी एक ख़ास जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो पाई जाती हैं इनमें, चाहे वो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं. लेकिन क्योंकि वो सब डिवीजन्स हैं और उनमें जो आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन का रेट अपना अपना है, इस वजह से उनकी जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती हैं. यहाँ पर हम वॉलेंट इफेक्ट को समझने के लिए ऐसी एक पॉपुलेशन सब डिवीजन की बात करते हैं. तो हम इमेजिन करते हैं कि दो पॉपुलेशन हैं जो दो मुख्तलिफ आइलैंड पर पाई जाती हैं, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन 2. और इन पॉपुलेशन में हम एक जेनेटिक लोकस को कंसिडर करेंगे, यानी एक जीन जिसके दो अलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, उसको हम कंसिडर करेंगे. हम ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.3 है और पॉपुलेशन 2 जो है उसमें कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.7 है. यहाँ पर आप देखें ज़रा, ये इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. पॉपुलेशन 1, दिस इज़ पॉपुलेशन 1. पॉपुलेशन 1 में जो कैपिटल ए है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.3 है. पॉपुलेशन 2 में कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.7 है. ठीक है. अब फ्रीक्वेंसी ये है तो जीनोटाइप क्या होगी. आप जानते हैं कि जीनोटाइप जो है वो एक अलील जब दो दफ़ा रिप्रेजेंट करता है तो वो इंडिविजुअल की जीनोटाइप कहलाती है. तो यहाँ पर ये जो जीनोटाइप है कैपिटल ए, ये जीनोटाइप यहाँ पर एक्सप्रेस होगी जिस तरह से आप ये देखते हैं कि 0.3 अगर फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ए की तो 0.3 को 2 टाइम करेंगे, ट्वाइस ये क्या आ जाएगी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी. ठीक हो गया. अब ये कैपिटल ए होमोजाइगोट्स की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है पॉपुलेशन 1 में 0.09 और पॉपुलेशन 2 में कितनी है 0.49. और इनका अगर एवरेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाए तो वो क्या है 0.29. सही हो गया दोनों पॉपुलेशन में. अब यहाँ पर जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनकी निकाली जाए तो वो कितनी है 0.42. दोनों पॉपुलेशन में एवरेज हेट्रोजाइगोट्स की बात हो रही है. ठीक है. और स्मॉल ए जो है उसकी भी आएगी 0.9 क्योंकि अगर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 0.3 है तो स्मॉल ए की ऑटोमेटिकली 0.7 होगी, तभी इन दोनों को जमा करके 1 आएगा. तो ये स्टैट जो है ये हमने यूज़ की है वो तब पॉपुलेशन में जब ये सब डिवाइडेड पॉपुलेशन है. इसमें जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.42 और दोनों होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी है 0.29. अब हम अगर इन दोनों पॉपुलेशन को कंबाइन कर देती हैं, ठीक है, मिला देते हैं, तो क्या था क्लास, जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी थी सब डिवाइडेड पॉपुलेशन में वो कितनी थी 0.3 और जो दिस वन और जो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी थी, हाँ जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो इक्वेशन यहाँ पर ये बताई गई है 0.3 + 0.7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5. ये क्या है कि अगर हमने दोनों पॉपुलेशन को कंबाइन कर दिया है, सबमर्ज कर दिया है, तो अब क्या होगा, कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन 1 में 0.3 थी, पॉपुलेशन 2 में 0.7 थी. तो जब इन दोनों को पॉपुलेशन को कंबाइन करेंगे तो एवरेज फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी क्लास 0.5. ठीक हो गया. तो कैपिटल ए की अगर आप बात करें तो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी आप इस फॉर्मूले से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हेट्रोजाइगोट्स जो हैं वो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है 0.5. अब यहाँ पर आपने देखा कि जब पॉपुलेशन सब डिवाइडेड थी तो तब जो हेट्रोजाइगोट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 0.42 और जो होमोजाइगोट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थी 0.29. लेकिन जब ये इनको आपने कंबाइन करके एक बड़ी पॉपुलेशन बना दिया है तो अब हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है और होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी
कम हो गई, देखा आपने 0.29 से 0.25 हो गई। वॉलेंट इफेक्ट यही कहता है, वॉलेंट इफेक्ट कहता है कि सब डिवाइडेड पॉपुलेशन में होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जबकि जो एक लार्ज होमोजेनस पॉपुलेशन है उसमें होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी कम और हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। समझ आ गई? दिस इज़ वॉलेंट इफेक्ट। अब वॉलेंट इफेक्ट के दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस ये है कि वॉलेंट इफेक्ट आपको पता होना चाहिए जब आप किसी पॉपुलेशन की सैम्पलिंग कर रहे हो, ताकि आप एरर उसमें आपको ना आए। जब आप देखते हो कि किसी पॉपुलेशन में जाते हो और वहाँ देखते हो कि होमोजाइगोट ज़्यादा हैं, हेट्रोजाइगोट्स कम हैं, तो आप इमेजिन करते हो कि शायद यहाँ पर जो है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम ऑपरेट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दोनों की इक्वल नहीं है। 0.25, 0.5 और 0.25 फ्रीक्वेंसी जो कि एक आइडियल हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की फ्रीक्वेंसी है, वो नहीं है। तो आप कहते हो कि यहाँ पर शायद सिलेक्शन ऑपरेट कर रही है, शायद कोई और फैक्टर ऑपरेट कर रहा है जिसे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या इस पॉपुलेशन में मेंटेन नहीं है। लेकिन अगर आप वॉलेंट इफेक्ट को जानते हो तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि हो सकता है यहाँ पर वॉलेंट इफेक्ट ऑपरेट कर रहा हो, यानी ये एक सब डिवाइडेड पॉपुलेशन हो जिसकी वजह से इसमें जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो इक्वल ना आ रही हैं। ठीक है, तो आपको अपनी एजम्पशन को करेक्ट करने में भी ये आपकी मदद कर सकता है वॉलेंट इफेक्ट। सेकेंडली, वॉलेंट इफेक्ट में ये बताता है कि अगर पॉपुलेशन सब डिवाइडेड है तो इस पॉपुलेशन में होमोजाइगोट्स ज़्यादा होंगे, जिसमें रिसेसिव होमोजाइगोट्स भी ज़्यादा होंगे। रिसेसिव होमोजाइगोट ज़्यादातर डेलिटेरियस होते हैं, यानी डिजीज़ लेकर आते हैं। तो एक सब डिवाइडेड छोटी पॉपुलेशन में जो रिसेसिव डिजीज़ हैं वो ज़्यादा अपीयर होती हैं, क्योंकि वहाँ पर रिसेसिव होमोजाइगोट्स भी ज़्यादा होते हैं, जबकि लार्ज और होमोजेनस पॉपुलेशन में रिसेसिव होमोजाइगोट्स कम होते हैं, तो उनमें रिसेसिव डिजीज़ भी कम होती हैं। दीज आर द टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉलेंट इफेक्ट। क्लियर हो गई बात? अब हम आगे जा रहे हैं और एक नेक्स्ट फैक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन हमने शुरू में एक फैक्टर देखा है जो कि हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है, दैट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन इज़ कॉल्ड जीन फ्लो। जेनेटिकली माइग्रेशन को जीन फ्लो कहते हैं। जब एक पॉपुलेशन अपनी जगह को छोड़कर किसी और पॉपुलेशन में एंटर हो जाती है तो वो इमाइग्रेंट्स कहलाते हैं, और जिस पॉपुलेशन में उससे वो चले जाते हैं वहाँ पर वो इमाइग्रेंट्स कहलाते हैं। तो नई पॉपुलेशन में जाकर वो नए जीन एंटर करते हैं। ठीक है, तो माइग्रेशन लिटरली जीन फ्लो है, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जीन फ्लो है। अब यहाँ पर इसको हम जीन फ्लो का नाम दे रहे हैं। तो कोई भी दो पॉपुलेशन के दरमियान अगर माइग्रेशन हो रही है तो माइग्रेशन एक्ट टू यूनिफाई जीन फ्रीक्वेंसीज, यानी दो पॉपुलेशन के दरमियान अगर माइग्रेशन हो रही है तो ये दोनों पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी को एक जैसा कर देंगी। इट डिपेंड्स के रेट ऑफ माइग्रेशन कितना है। रेट ऑफ माइग्रेशन जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ माइग्रेशन को जनरली हम स्मॉल m से डेजिग्नेट करते हैं, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही चांसेस ज़्यादा हैं कि दोनों जो पॉपुलेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी यूनिफाइंग हो जाएगी, एक जैसी हो जाएंगी। ठीक हो गया? अब इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर आप क्लास देख सकते हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है, जो माइग्रेशन है वो दो पॉपुलेशंस के दरमियान हो रही है और वन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मच लार्जर दैन दी अदर। ठीक है, इसको हम देखते हैं, पॉपुलेशन 2 इज़ मच लार्जर दैन पॉपुलेशन 1। तो आल्दो दोनों तरफ की माइग्रेशन हो रही है, लेकिन लिटरली ज़्यादा इफेक्ट क्या होगा? जब बड़ी पॉपुलेशन में कुछ लोग आ जाएं तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटी पॉपुलेशन में कुछ लोग आएँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि पॉपुलेशन 2 जो है वो बड़ी है तो और पॉपुलेशन 1 स्मॉल है, तो पॉपुलेशन 1 को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो स्मॉल है। तो हम ये इमेजिन करते हैं कि प्रैक्टिकली ऑल माइग्रेशन इज़ फ्रॉम पॉपुलेशन 2 टू पॉपुलेशन 1, क्योंकि 1 से जो 2 में जा रहे हैं, बड़ी पॉपुलेशन में जा रहे हैं, वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लेकर आएंगे। लेकिन 2 से जो 1 में आ रहे हैं, क्योंकि वो छोटी पॉपुलेशन में आ रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लेकर आएंगे। तो हमने ये इमेजिन किया है कि सारी जो माइग्रेशन है वो पॉपुलेशन 2 से 1 की तरफ हो रही है। ठीक है, तो हम एक जीन की फ्रीक्वेंसी को देख कर आते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए इन पॉपुलेशन 1 इन जनरेशन टी इज़ रिटन एज Q1T। Q क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, और ये क्या है? 1 क्या है? पॉपुलेशन 1 में इसकी फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल t क्या है? जनरेशन टी। या आप कोई भी जनरेशन जो फाइंड करना चाहें वो इसमें लिख सकते हैं। वी कैन सपोज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इन द लार्ज पॉपुलेशन 2 इज़ नॉट चेंजिंग बिटवीन जनरेशन। ठीक है,
स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में चेंज नहीं हो रही है। तो अब क्या होगा, अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है। वहाँ पर हमने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल चेंज नहीं हो रही है एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज़ QM। तो अब क्या होगा कि हम कोई भी एक अलील पिक करते हैं पॉपुलेशन 1 से, ठीक है, इन जनरेशन T+1। T+1 का क्या मतलब है कि आपने ये जनरेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी देखी थी Q1T थी, नेक्स्ट जनरेशन T+1 एक जनरेशन गुजरने के बाद की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो अब इसमें चांसेस हैं कि आप जो स्मॉल ए पिक कर रहे हैं वो वहाँ का नेटिव स्मॉल ए हो या फिर वो माइग्रेंट स्मॉल ए हो, यानी पॉपुलेशन 2 से जो लोग माइग्रेट करके आए हैं उनमें से किसी का स्मॉल ए हो। तो अब इसको देखेंगे, इफ़ वी पिक on any one allele in population 1 in generation T+1 it will either be descendant from a native of the population or from a immigrant। ठीक हो गया। define M small m as chance that it is migrant gene, यानी ये बाहर से आया हुआ जीन है। तो इन if our gene is not a migrant तो क्या तब क्या चांस है 1 - m। समझ आ गई। अब इस इक्वेशन को ज़रा देखें, ये इक्वेशन ये हमें क्या बता रही हैं, ये क्या है, ये आप बता रहे हो कि Q जो कि आपने T+1 पॉपुलेशन में पिक किया है 1 - m, ये चांस है कि वो नेटिव जीन है, ठीक है, यहीं का जीन है। और MQ क्या है, ये वो जीन है जो कि माइग्रेंट है। QM माइग्रेंट जीन जो कि दूसरी से आया हुआ, दूसरी पॉपुलेशन 2 से आया हुआ जीन है। और स्मॉल m इज़ चांस ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कितनी हुई है और QM यानी पॉपुलेशन 2 में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। जबकि यहाँ पर आप देखें 1 - m क्या है, चांस के ये माइग्रेंट नहीं है, और Q1T के ये इस यहाँ का नेटिव जीन है। तो इसको अगर आप रीअरेंज करें तो आप इस इक्वेशन तक पहुँच सकते हैं। इसकी रीअरेंजमेंट आपके कोर्स में शामिल नहीं है, आपने इसको याद ही करना है, ठीक हो गया। तो ये जो माइग्रेशन है ये इस तरह से ये जो Q अलील है वो एंटर होता चला जाएगा इस पॉपुलेशन में, और फाइनली पॉपुलेशन 1 में जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो वैसी ही हो जाएगी जैसे कि पॉपुलेशन 2 में थी। तो माइग्रेशन ने इसको यूनिफाई करने का काम किया है। अब कितनी जनरेशन लगेंगी इसको यूनिफाई करने में, ये डिपेंड करता है कि M कितना है, माइग्रेंट कितने हैं और वो कितनी दफ़ा माइग्रेट करते हैं, ठीक है, इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये माइग्रेशन जो है इसको ये इस तरह से हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है।